हाँ भाई, अपना नया टॉपिक है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। ठीक, सबसे पहले मैं बंधन ऊर्जा की बात करूंगा। थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था बंधन ऊर्जा को, द्रव्यमान शक्ति के समतुल्य ऊर्जा को क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। इसे डेल ईबी से व्यक्त करते हैं। डेल ईबी बराबर क्या होता है आपके पास? डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम क्या है आपके पास? द्रव्यमान शक्ति, यही है ना। चलो भाई, फिर हमने बोला था कि ये बंधन ऊर्जा है वो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको बांधे रखने में प्रयुक्त होती है, ऐसे देखा था। अब बात कर रहे हैं प्रति न्यूक्लियॉन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा यार, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए बराबर पी प्लस है या नहीं? देखो, बंधन ऊर्जा तो डेल ईबी आ गया। ये बोल रहा है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। बेटा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा होती है डेल ईबी बार, और डेल ईबी बार बराबर होता है आपके पास में डेल ईबी बटा ए। खत्म। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा खत्म। ये मैटर है। ये क्या है आपके पास में? बंधन ऊर्जा। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या, है ना। ये क्या है? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। इट मीन मैं ऐसे बोल सकता हूं किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा एवं उसकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहलाता है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का अनुपात प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहलाता है। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था नाभिक है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन है या नहीं? है ना। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा यूज आ रही है वो बंधन ऊर्जा कितनी है? डेल ईबी। भाई, पूरे नाभिक को बांधे, पूरे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है या नहीं? भाई आप सोचो, इस नाभिक में 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कितने? 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए इतनी ऊर्जा यूज आ रही है। तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए कितनी ऊर्जा आएगी? 10 का भाग लगाओ ना, यही होगा ना। आप देखो, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? ए है। ए बराबर पी प्लस एन है या नहीं? अगर मैंने यहाँ 10 लिया तो 10 का भाग लगा दिया। अगर इनकी संख्या ए है तो यहाँ किसका भाग लगा दूं? ए। ये है ना। इसका मतलब क्या हो गया? बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का अनुपात प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहलाता है। अर्थात नाभिक में उपस्थित किसी भी एक न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के लिए, नाभिक में उपस्थित किसी भी एक न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल ईबी बार से व्यक्त करते हैं। बार, डेल ईबी बार से व्यक्त करते हैं। कोई समस्या थोड़ी बेटा। नाभिक में उपस्थित किसी भी एक न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के लिए, एक न्यूक्लियॉन का मतलब है एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहते हैं। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। जिन नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है, अधिक का मतलब एरो ऊपर बढ़ रहा है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, वो क्या होंगे? अधिक स्थायी होंगे। अधिक कैसे होंगे? स्थायी। और जिनके लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होगा वो नाभिक कैसे होंगे? अस्थायी होंगे। नाभिक स्थायी और अस्थायी कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे? उनकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को देखना। कोई समस्या? ठीक है, चले आगे। चलो भाई, इसी में अपना अगला टॉपिक आता है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा एवं
द्रव्यमान संख्या में वक्र प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या में वक्र। देखें, देखो बेटा, मैं एक वक्र खींचना है तो मैं यहां से इस प्रकार से वक्र ले लेता हूं। इधर मैंने ले लिया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल ईबी बार, ये क्या है, डेल ईबी बटा ई, है ना। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब वक्र ऊपर जाएगा तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो नाभिक स्थायी होगा या अस्थायी, बताना। स्थायी होगा, पक्की बात। ग्राफ ऊपर चला तो स्थायित्व तो बढ़ेगा और नीचे चला तो स्थायित्व तो कम होगा, पक्की बात। चलो बेटा, इधर मैं ले लेता हूं द्रव्यमान संख्या। क्या ले लेता हूं, द्रव्यमान संख्या। देखो भाई, मैं हाइड्रोजन की बात करना चाहूं 1H1, हीलियम के लिए 1H2, सॉरी 2He4, लिथियम के लिए 3Li6, 4Be9 या 8, ये होता है 5 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन 10, 6 कार्बन 12, 7 नाइट्रोजन 14। तो द्रव्यमान संख्या तो ये ऊपर वाली है। बोलो, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान संख्या के मान में कमी होगी या वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है, अगर वक्र इधर जाएगा तो वो परमाणु कैसे होंगे, उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी, और जैसे जैसे उनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे उनका आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक में छोटा है, हीलियम और बड़ा हो गया, लिथियम और बड़ा हो गया, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना। चलो भाई, अब देखो बेटा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या में जो वक्र आता है, यह वक्र रियल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पूरी आवर्त सारणी के लिए, हर नाभिक के लिए अपन ने क्या निकाली, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाली, वो फिक्स मिली। ठीक, इधर द्रव्यमान संख्या ली, इनके मध्य वक्र खींचा तो वक्र इस प्रकार से प्राप्त हुआ। आप देखो, ये वक्र आपका फिक्स है, इसी प्रकार से प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब इसका मान बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक मान है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, हाइड्रोजन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको समथिंग इस प्रकार प्राप्त होगी, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु। हीलियम के लिए समथिंग यहाँ मिलेगा। इसका मतलब आपका वक्र इस प्रकार गया, ये कौन है, हाइड्रोजन, ये कौन है, हीलियम। लिथियम के लिए वापस डाउन हुआ, ये कौन आ गया, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम यही आएगा, बेरिलियम, बोरॉन। अगला यहाँ आता है कार्बन। क्या आ गया, कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वो इस लाइन पर है ना, इनके बीच में यहाँ आपके बेरिलियम होगा और यहाँ बोरॉन होगा। कार्बन, और कार्बन के बाद में पुनः मैं बात करूंगा तो यहाँ कौन आएगा आपके पास में, नाइट्रोजन के लिए वक्र पुनः डाउन हो गया। ठीक, नाइट्रोजन, और फिर वापस वक्र फिर से इस पर चढ़ा, ये कौन आ गया आपके पास में, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, आगे चलेगा तो आपके पास में ये ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन आने के पश्चात वक्र इस प्रकार से बढ़ा, और बढ़ने के पश्चात वक्र आपका इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होने के पश्चात ऐसे ऐसे वक्र चला, और ऐसे ऐसे वक्र चलने के पश्चात आपका वक्र पुनः वापस डाउन हो गया। इस प्रकार से वक्र चलता है। यहां देखो आप, हाइड्रोजन 1H1, हीलियम 2He4, लिथियम गायब हो गया, यहाँ कार्बन 6 कार्बन 12, और यहाँ 8 ऑक्सीजन 16। यहाँ आपके पास में ये पीक पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है फेरस, लोहा।
फेरस, कोबाल्ट वगैरह आते हैं जो आवर्त सारणी में 26वें 27वें स्थान पर होते हैं। परमाणु क्रमांक 26 होता है, कोबाल्ट 27 होगा, निकल, कॉपर, जिंक 28, 29, 30 होंगे। ठीक, चलो आपके पास ये कौन आ गया, Fe आ गया। Fe कितना है, ये 26। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है, 26। Fe 56 है। इसका कोई दूसरा भी है 26, Fe 64, दूसरा समस्थानिक है ये। ठीक, इनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपकी क्या होती है, अधिक होती है। ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग यहां मिलती है। कितनी होती है, इनकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा होती है लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 8 पॉइंट लगभग हो जाएगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है ना, चले आगे। आप देखो यहां से सबसे ज्यादा पीक पॉइंट, सबसे ऊंचा वक्र ये है या नहीं, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा, उसके बाद में डाउन होकर लगभग नियत रही और पुनः वापस डाउन हो रहा है वक्र, आगे पुनः वक्र आपका क्या होगा, डाउन होगा। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यही आप बात आ रही है ना, यहां से यहां तक की जो द्रव्यमान संख्या है वो आपकी 30 से द्रव्यमान संख्या क्या है, ज्यादा है, और यहां आपके पास में लगभग 173 है। आप देखो यहां से यहां तक के जो नाविक आ रहे हैं उनकी द्रव्यमान संख्या 30 से लेकर 173 तक की है। इधर आपके पास में जो भी नाविक आए हैं इस एरिया में, वो नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, A is less than 30, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, 30 से कम इधर है। यहाँ A is greater than 173। आप देखो जिनकी द्रव्यमान संख्या कम है वो नाविक कैसे होंगे, हल्के या भारी, हल्के नाविक होंगे यार। जिनकी द्रव्यमान संख्या कम है श्योर परमाणु क्रमांक कम होगा, हल्के नाविक आ गए। जिनकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा है वो नाविक कैसे हैं, आपके भारी नाविक हैं। और ये वाले नाविक कैसे हैं, आपके मध्यवर्ती नाविक हैं, बीच के नाविक हैं या नहीं है। चले आगे। अब देखो ये वक्र आपको इस प्रकार प्राप्त होता है और ये वक्र आपका कैसा है, फिक्स है। इस वक्र को देखकर अपन कुछ रिजल्ट निकालते हैं। वो रिजल्ट क्या है, इन रिजल्टों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट निष्कर्ष, प्रथम निष्कर्ष, पहला रिजल्ट। इस वक्र को मैं गौर से देखूं, इस वक्र को अपन गौर से देखें तो हमें फील हो रहा है प्रारंभ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या है, बढ़ता है, बढ़ता है ना। प्रारंभ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है, फिर अधिकतम हो जाता है। अधिकतम हुआ था 26 से 56 पर। प्रारंभ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है, फिर अधिकतम होकर एक नियत बना रहता है, नियत बन रहा है। तथा पुनः भारी नाविक होने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है नहीं होती है। इस वक्र को देखकर ऐसा फील हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं। पहला पॉइंट हो गया अपन का, पहला रिजल्ट। प्रारंभ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तथा अधिकतम मान होकर मध्यवर्ती नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या रहती है, नियत, स्थिर रहती है। और तथा भारी नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, मध्यवर्ती नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नियत है या चेंज हो रही है, बताओ। मध्यवर्ती नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नियत है, लगभग नियत है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मध्यवर्ती नाभिक होते हैं वो लगभग समान स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, समान स्थायी होते हैं। ठीक, इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा समान है, चेंज नहीं हो रही, समान स्थायी है। ठीक, तीसरा हल्के नाविकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, इधर भारी नाविकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है या नहीं। हल्के नाविकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है तथा भारी नाविकों की भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
कम होती है। अतः हल्के नाभिक और भारी नाभिक यह दोनों ही नाभिक लगभग अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। हल्के नाभिक और भारी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कम होने के कारण ये कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। कोई समस्या? चले आगे, चलो भाई और देखो, हल्के नाभिकों के लिए चौथा पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कम है। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कम है तो ये अस्थायी होंगे। कैसे होंगे? लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इनमें एक गुण होता है संलयन का। संलयन का हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कम होती है, तो ये अस्थायी होते हैं, लेकिन इनमें संलयन का गुण होने के कारण यह स्वयं को स्थायी बना लेते हैं। यह स्वयं को कैसा बना लेते हैं? स्थायी। अरे यार, बात आती है संलयन का मतलब क्या है? संलयन का मतलब है दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। हल्के हल्के नाभिक मिलेंगे तो किसका निर्माण कर लेंगे? भारी नाभिक का। अरे यार, आप सोचो, हमारे पापा 4 भैया हैं या 3 भैया हैं, अब तीनों भैया अगर जॉइंट में रहेंगे तो वो परिवार कैसा है? मजबूत है। इसका मतलब संलयन है, ताकतवर है, कोई सामने नहीं आएगा और सब न्यारे न्यारे जाएंगे, एक एक करके पकड़ पकड़ के मारेंगे सारे। होगा या नहीं हुआ? तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो अस्थायी हो जाएंगे, होंगे। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? संलयन की। किनकी? हल्के नाभिकों की संलयन की प्रकृति होने के कारण यह स्वयं को स्थायी बना लेते हैं। मतलब हल्के हल्के नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण कर ले। ठीक, चलो भाई, 5वां पॉइंट, हल्के नाभिकों में संलयन की प्रवृत्ति होती है, जबकि भारी नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति होती है। ये तो जो कहे हम तो परिवार में संग संग रहेंगे और ये जो कहे हम परिवार के न्यारे होंगे। न्यारे होंगे तो अस्थायी होंगे। भारी नाभिकों की विखंडन की प्रकृति होती है, अतः ये अस्थायी होते हैं। ठीक, अतः ये कैसे होते हैं? अस्थायी। भारी नाभिक विखंडित होकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। भारी नाभिक हल्के नाभिकों में, मध्यवर्ती नाभिकों में टूट जाता है और स्वयं को कैसा बना लेता है? स्थायी बना लेता है। बोलो कुछ समस्या? चले आगे, चले आगे। नहीं यही समझ, बोल। हल्के ना, ये भारी नाभिक है ना, भारी नाभिकों में विखंडन की प्रकृति होती है, अतः ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, लेकिन अस्थायी विखंडन का मतलब आपके पास में कौन है? 92 यूरेनियम 236 है, ये टूट गया। ये किस में टूट गया? बेरियम और क्रिप्टोन में टूट गया। बेरियम और क्रिप्टोन है वो मध्यवर्ती नाभिक हैं। कैसे? मध्यवर्ती नाभिक। ये तो भारी नाभिक था, अस्थायी था, लेकिन ये टूट गया, बेरियम और क्रिप्टोन में टूट गया, मध्यवर्ती नाभिकों में टूट गया, तो स्वयं कैसा बन गया? स्थायी हो गया, है ना। देखो, हल्के नाभिक संलयित होकर कैसा अपने आप को क्या बना लेते हैं? स्थायी बना लेते हैं, जबकि भारी नाभिक विखंडित होकर स्थायी बनाते हैं, लेकिन स्वयं अपना रूप चेंज कर लेते हैं। भाई बड़ो है तो टूटी गो, मैं हूं, मैंने 2 पीस कर लियो, टूटी गो तो समस्या भी खत्म है। वो 1 पीस बड़ी स्थायी है तो काले ना देना भैया। ठीक है ना, चले ठीक, कोई डाउट प्रॉब्लम? चलो भाई, अगला पॉइंट देखो, 5वां 6वां पॉइंट। आप देखो, द्रव्यमान संख्या यहां पर 4 8 नहीं, 4 12 16, 4 12 16, 4 हीलियम है, 12 कार्बन है, 16 ऑक्सीजन है। देखो, द्रव्यमान संख्या 4 12 16 वाले जो नाभिक है ना, वो अपने पड़ोसी नाभिकन के, या देखो इन या हीलियम को पड़ोसी ये दोनों है, कार्बन के ये दोनों पड़ोसी हैं, ऑक्सीजन के ये पड़ोसी। द्रव्यमान संख्या 4 12 16 वाले जो नाभिक है ना, अपने अन्य पड़ोसी नाभिकों की तुलना में शीर्ष बिंदु पर होते हैं। वक्र में कहां पर है? शीर्ष बिंदु पर होते हैं। अतः यह नाभिक अपने अन्य निकटवर्ती नाभिकों की तुलना में अधिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। खत्म, बोलो पे प्रॉब्लम। ये आपके पास में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में वक्र हो गया। कोई दिक्कत थोड़ी है?